अगर आप एक बेहतरीन टाइम ट्रैवल मूवी देखना चाहते हो तो आप सही जगह पे आए हो। सो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए। इस कहानी की शुरुआत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है जहाँ पे रेडियो एक्टिव आग लगी होती है। सभी लोग हड़बड़ी में भागने लगते हैं। तभी दो इंजीनियर्स को हम देखते हैं जो प्लांट को बंद करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ चेक करने पर उन्हें ब्लू और येलो ऐसे 2 कलर के बटन दिखाई देते हैं जिनमें से एक दबाने पर प्लांट बंद हो सकता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कौन सा दबाना है। इसीलिए डर के वो भी भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब दरवाजा भी जैम हो गया है। अब ये लोग बहस करने लगते हैं कि कौन सा बटन दबाना है, लेकिन तभी कॉरिडोर पे विक्टर नाम का एक आदमी प्रकट हो जाता है जो बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, तुम्हें गलती से भी ब्लू बटन नहीं दबाना है जिससे पूरी इंसानियत तबाह होगी। तो इंजीनियर फिर पूछते हैं कि ओके, येलो बटन दबाने से प्लांट बंद हो जाएगा, लेकिन इसका जवाब विक्टर के पास नहीं होता। इसीलिए वो मैनुअल पढ़ने कहता है, लेकिन वो चाइनीज में होता है। अब विक्टर वापस फ्यूचर में जाकर ट्रांसलेटर को लेकर आता है, लेकिन ट्रांसलेटर जापानीज निकलता है। इसीलिए विक्टर अब वापस टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाता है और प्लांट को जिसने डिजाइन किया था उसे पूछता है और पता चलता है कि येलो बटन सही है। अब ये दोनों भी येलो बटन दबाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी टाइम पेट्रोल पुलिस आ जाती है। अब उन्हें देखकर विक्टर वहाँ से भाग जाता है। अब ये पुलिस इन दोनों को भी बताते हैं कि गलती से भी येलो बटन मत दबाना। जो आदमी अभी अभी यहाँ पे आया था वो दरअसल एक टेररिस्ट है और प्लांट का ब्लास्ट करवाना चाहता है, इसीलिए तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तुम ब्लू बटन दबाओ। अब ये पुलिस है, उनके बातों पे विश्वास रख के ये लोग ब्लू बटन दबाते हैं और यहाँ पे तुरंत गेट खुल जाते हैं और दोनों भी खुश हो जाते हैं और आओ मीना सुपर सीना खेलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को बचाया है। लेकिन देखते ही देखते प्लांट ब्लास्ट होने लगता है और पूरे शहर में न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है। अब इसी के साथ कहानी जाती है अतीत में। जब ये प्लांट बन रहा था तब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में हम गिलबर्ट नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं जो मीडिया को बताता है कि वो चाइनीज लोगों के साथ मिलकर एक बहुत ही खास न्यूक्लियर प्लांट तैयार करने वाला है। लेकिन तभी एलिस नाम की एक लड़की उसे कहती है कि आपके कंपनी में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं। लेकिन गिलबर्ट तुरंत गार्ड्स को बुलाता है और एलिस और उसके दोस्त जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उन्हें पकड़वा देता है। अब कॉन्फ्रेंस के बाद एलिस के पिता उसकी बेल करवाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि गिलबर्ट ही होते हैं। इसके बाद एलिस के दोस्त उस पर नाराज होते हैं कि उसने बताया नहीं कि वो गिलबर्ट की बेटी है और उसे खुद को प्रूव करने के लिए वो गिलबर्ट के लैपटॉप को चोरी करने के लिए कहते हैं ताकि वो डील ही ना साइन कर पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। वही उस रात हम गिलबर्ट को देखते हैं जो काफी उदास बैठा होता है और अपनी लेट वाइफ का वीडियो देख रहा होता है जो कि एलिस के जन्म के वक्त ही चल बसी थी। अब उदास होके वो सोने चला जाता है कि तभी एलिस वहाँ पे लैपटॉप चोरी करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी विक्टर आ गया होता है। तभी गिलबर्ट भी नीचे आता है। अब इनकी बातचीत के दरमियान ही वहाँ पे टाइम पेट्रोल पुलिस भी आ जाते हैं और वो विक्टर को गोली मारने के लिए जाते हैं, लेकिन ये गोली जाके गिलबर्ट के पैर को लगती है। अब पुलिस को देख विक्टर एलिस और गिलबर्ट को पकड़ता है और सीधा अपना ब्रेसलेट दबाता है, जिससे वो लोग वहाँ से गायब होकर सीधा फ्यूचर में आते हैं। अब ये तीनों एक टनल में आते हैं और एलिस वहाँ से भागने लगती है और सीधा उसके एज पे आ जाती है। नीचे बहुत ही बड़ी खाई थी, शहर पूरा तबाह था। ये देखकर वो गिरने ही वाली होती है कि विक्टर उसे बचाता है। थोड़े समय के बाद वो एक रूम में उठती है, तभी वहाँ पर राल्फ नाम का आदमी आता है और उन्हें अपने लैब में लेकर आता है जहाँ पे विक्टर और उसके कुछ साथी ऑलरेडी थे, जो गिलबर्ट को बताने लगते हैं कि हमने तुम्हें फ्यूचर में लाया है ताकि तुम न्यूक्लियर प्लांट के कारण क्या क्या हुआ है ह्यूमैनिटी को वो देख सको। हम तुम्हें वापस तुम्हारे समय में छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें कैसे भी इस न्यूक्लियर प्लांट के डील को साइन नहीं करना है। लेकिन गिलबर्ट उनकी बातों को नहीं सुनता और उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो एक दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ पे काफी डेडली ज़ॉम्बीज होते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है। इसी दरमियान वहाँ पर हेनरी नाम का साइंटिस्ट आता है जो फिर गैब्रियल को पुराने टीवी न्यूज पेपर के आर्टिकल दिखाता है कि कैसे उसके प्लांट के ब्लास्ट के कारण फ्यूचर की दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन गिलबर्ट अभी भी उस पे विश्वास नहीं रखता, इसीलिए हेनरी सीधा उठता है और डोर खोलकर उन ज़ॉम्बीज को शूट करके
गिलबर्ट और एलिस को बाहर की दुनिया दिखाने के लिए लेके जाता है। अब एक बड़े से ट्रक से ये लोग जाते हैं जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि शहर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। सोसाइटी, लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़ॉम्बी ही आसपास है। अब पूरे शहर की राइड होने के बाद हेनरी उन्हें बताता है कि ब्लास्ट के बाद सारे लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं और जो भी बचे कुछ लोग हैं वो अभी काफी मुश्किल में जी रहे हैं। और वहीं पे उसे एक बहुत ही बड़ा रेडियो एक्टिव क्लाउड भी दिखाता है। विक्टर बताता है कि ये रेडियो एक्टिव क्लाउड ब्लास्ट के बाद ही बना था और हर 17 साल में ये पूरे अर्थ के चक्कर काटता है। उसके घेरे में आने वाले सभी लोग मारे जाते हैं और हर समय वो क्लाउड बढ़ रहा है, यानी कि आने वाले सालों में अर्थ पर कोई भी सरवाइव नहीं होगा। अब यहाँ पे गिलबर्ट इन सारी चीजों को रोकने का रास्ता पूछता है तो हेनरी बताता है कि हम तुम्हारा लैपटॉप चोरी कर सकते हैं जिससे कोई डील ही नहीं होगी। लेकिन विक्टर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो टाइम पेट्रोल पुलिस को पता चल जाएगा कि हम टाइमलाइन चेंज कर रहे हैं और वो इस चेंज को रिवर्ट कर देंगे। तभी गिलबर्ट बेहोश हो जाता है तो एलिस कहती है कि मेरे पिता को मारना मत, वो पहले से ही इतने निर्दयी इंसान नहीं है। मेरे माँ के जाने के बाद ही वो ऐसे बन गए हैं, लेकिन मैं उनका माइंड चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिसके बाद गिलबर्ट, एलिस, विक्टर और राल्फ एक लोकल पब में आते हैं जहाँ एलिस को पता चलता है कि यहाँ फ्यूचर में पीने के लिए तो साफ पानी भी नहीं है और ना ही अच्छा खाना है। फिर वो अपने पिता को साइड में लेके समझाने लगती है कि आपको डील साइन नहीं करवानी है। लेकिन गिलबर्ट को अभी भी भरोसा नहीं था कि वो सच में फ्यूचर में आया है। अब इन दोनों का जोर जोर से झगड़ा शुरू हो जाता है और एलिस कहती है कि इस फ्यूचर के लिए आप ही जिम्मेदार हो, आप ही के कारण ब्लास्ट हुआ है और लोगों के पास अब खाना भी नहीं है। अब ये सारी बातें आसपास के लोग सुन लेते हैं और गिलबर्ट को पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन तभी वो कहता है, अरे ये मेरी बेटी तो मजाक कर रही है, आप सबको मेरे तरफ से फ्री में शराब है। अब फ्री की शराब के कारण सारे लोग रुक जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद गिलबर्ट एलिस को लेके पब से निकल जाता है, लेकिन आगे चलने पर कुछ ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी विक्टर आके ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन ये चारों भी लोग एक एली में फंस जाते हैं और ज़ॉम्बीज बढ़ते ही जा रहे थे। विक्टर का टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस भी काम नहीं कर रहा था। अब ज़ॉम्बीज इनमें से किसी को मारने ही आने वाले थे कि तभी अचानक से कोई ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरी गैंग आई थी, लेकिन ये गैंग किसी इंसानों की नहीं तो छोटे बच्चों की थी जो ज़ॉम्बीज को गुमराह करते हैं और विक्टर और बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वही दूसरी जगह हम टाइम पेट्रोल पुलिस को देखते हैं जो इस जगह को ढूंढते हुए हेनरी के लैब तक पहुँच जाते हैं। हेनरी उन्हें आते हुए देख लेता है और अपनी कुछ चीजों को लेकर वो इस पूरे लैब को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे डाल देता है। अब जैसे ही पुलिस इस लैब का दरवाजा खोलते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन पुलिस को उनके आर्मर के कारण कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर विक्टर, राल्फ, गिलबर्ट और एलिस उन बच्चों के साथ उनके एक दूसरे हाइड आउट में आते हैं और यहाँ पता चलता है कि ये सारी सोसाइटी छोटे बच्चों की है जो एक साथ मिलके यहाँ पे रहते हैं। अब थोड़े बातचीत के बाद ये लोग खाना खाने बैठते हैं कि तभी टेबल पर अचानक से हेनरी आ जाता है जो बताता है कि टाइम पुलिस को हमारे अड्डे के बारे में पता चल गया है। लेकिन तब तक देर हो गई होती है क्योंकि टाइम पुलिस यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर उन छोटे बच्चों की गैंग इनके साथ फाइट करने लगती है। अब पुलिस को पता नहीं होता कि ये बच्चे हैं। अब पुलिस इन लोगों के ऊपर ग्रेनेड फेंक देती है और बच्चों को बचाने के लिए हेनरी ग्रेनेड के ऊपर जंप मारता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि हेनरी दरअसल एक रोबोट है। अब हेनरी मारा गया ये देखकर विक्टर को काफी गुस्सा आता है और गिलबर्ट के ऊपर सीधा गन तान देता है क्योंकि उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन तभी टाइम पुलिस बीच में आ जाती है और उसे शॉक देकर बेहोश करती है। जिसके बाद विक्टर, राल्फ, एलिस और गिलबर्ट इन चारों को भी टाइम पेट्रोल पुलिस अपने हेडक्वार्टर में लेकर आती है। यहाँ पे एलिस को एक कमरे में बंद करके रखा होता है। तभी इस हेडक्वार्टर की चीफ कांस्टेंट एलिस के पास आती है और उसे थैंक यू कहती है टाइम थीफ यानी कि विक्टर और राल्फ को पकड़वाने के लिए। लेकिन एलिस बताती है कि वो लोग दरअसल एक अच्छा काम कर रहे हैं जिससे उनके कारण काफी लोगों की जान बच सकती है। लेकिन चीफ कहती है अतीत को बदलना एक जुर्म है जिसके कारण बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन एलिस अपना मन नहीं बदलती। अब चीफ से चली जाती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे एलिस का ही बड़ा वर्जन आ जाता है जो कि छोटे एलिस को समझाती है कि गिलबर्ट के प्लान के कारण ही एलिस काफी अच्छी और आलीशान जिंदगी जी सकती है, वो लोग काफी रिच होंगे। आगे वो ये भी बताती है कि उसके पिता गिलबर्ट जल्दी ही मरने वाले हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। अब इन सारी चीजों के बाद टाइम पेट्रोल पुलिस
एलिस और गिलबर्ट को वापस से प्रेजेंट टाइम में आके ही छोड़ देती है, उसी रात जिस दिन ये लोग गायब हुए थे। वहीं राल्फ और विक्टर को चीफ एक सजा सुनाती है और इन लोगों को टाइमलेस वॉइड होल में डालने के लिए कहती है, लेकिन विक्टर कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि उसने काफी लोगों की जान भी बचाई है। लेकिन टाइम पुलिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि जब भी विक्टर टाइमलाइन में कुछ भी चेंजेस लाता था तो हर बार टाइम रीसेट होता था और जो भी टाइम में चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ चेंज करने वाले को ही याद रहते थे, यानी कि विक्टर को। तो यहाँ दूसरी जगह हम प्रेजेंट टाइमलाइन में देखते हैं, अगला दिन आता है और गिलबर्ट अपने ऑफिस में जाने निकलता है पेपर्स पर साइन करने के लिए, लेकिन तभी ड्राइवर एलिस की काफी तारीफ करने लगता है कि कितनी ब्राइट स्टूडेंट है और गिलबर्ट को काफी गिल्टी महसूस होने लगता है कि क्या वो सही फैसला कर रहा है या नहीं। इसीलिए एक दिन का वो ब्रेक ले लेता है और गाड़ी घुमाने कहता है और घर पहुंचकर वो अपनी बेटी यानी एलिस के साथ समय बिताने का सोचता है और घर आने पर वो एलिस को बताता है कि शायद वो डील साइन नहीं करेगा। ये सुनकर एलिस भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन इस छोटे से एक चेंज के कारण अब पूरी टाइमलाइन चेंज होने वाली थी। इसी के चलते यहाँ टाइम ऑफिस में काफी सारे अलर्ट बजने लगते हैं। ये देख विक्टर कहता है गिलबर्ट ने खुद ही पेपर्स पर साइन ना करने का फैसला किया है, यानी कि ये एक नेचुरल चेंज अकर हो रहा है, इसमें तो अब टाइम पुलिस भी कुछ कर नहीं पाएगी। अब ये देखकर टाइम हेडक्वार्टर की चीफ रूल्स को ब्रेक करने का फैसला करती है और अपने पुलिस को ऑर्डर देती है कि कैसे भी तुम्हें गिलबर्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने पर मजबूर करना है। अगर वो नहीं माना तो चाहे तो एलिस को भी मार दो। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर लुइस जो होती है वो काफी चौंक जाती है और चीफ के ऊपर सवाल उठाने लगती है। इसीलिए चीफ बाकी दो पुलिस ऑफिसर को गिलबर्ट के पास भेज देती है और लुइस को इन दोनों कैदियों को वॉइड होल में डालने का ऑर्डर देती है, लेकिन लुइस को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा होता है। तो यहाँ फ्यूचर टाइमलाइन में हम देखते हैं वो जो क्लाउड रहता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होता है, जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बीज के साथ साथ पब का ओनर भी मारा जाता है। वही हाइड आउट में हम देखते हैं हेनरी अभी भी जिंदा होता है और वो खुद को ठीक करके अपने ब्रेसलेट को सही करना चाहता था ताकि वो इन बच्चों को कैसे भी बचा सके, लेकिन ना तो ब्रेसलेट काम करता है और ना ही उसके पास समय था कि वो एक टाइम मशीन बना सके। वही अब टाइम पुलिस गिलबर्ट के घर आकर उसे पकड़कर ऑफिस लेकर जाते हैं। तो टाइम हेडक्वार्टर में लुइस इन दोनों को भी लेके वॉइड होल में आती है, जहाँ पर चीफ का असिस्टेंट इन पे नजर रखने के लिए होता है, लेकिन लुइस उसे ही सीधा वॉइड में फेंक देती है। जिसके बाद वो विक्टर और राल्फ की मदद करने के लिए उन्हें एक नया टाइम ब्रेसलेट दे देती है। जिसके बाद लुइस चीफ को मारने के लिए आती है, लेकिन चीफ को उसके ऊपर शक आ जाता है। जिसके बाद इन दोनों की काफी फाइट होती है, लेकिन अंत में चीफ लुइस को बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे विक्टर नए ब्रेसलेट की मदद से प्रेजेंट में आता है और सीधा गिलबर्ट के कार के ऊपर ही गिर जाता है। अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आता है कि तभी वो पुलिस को लेकर सीधा टाइम ट्रैवल करके पहले महायुद्ध के समय में चला जाता है। अब वहाँ के सोल्जर्स के बीच में ये दोनों भी लड़ने लगते हैं और इनके ऊपर काफी ज्यादा बम्बार्डिंग होने लगती है। वही राल्फ भी टाइम ट्रैवल करके एलिस को बचाने के लिए जाता है, जहाँ पुलिस ने उसे गन पॉइंट पे रखा था, लेकिन राल्फ उस पुलिस को लेकर ही टेलीपोर्ट होते हुए फाइट करने लगता है और एलिस सही मौके पर पुलिस के ऊपर एक बॉटल फेंक मारती है और वो वही मारा जाता है। जिसके बाद एलिस अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन तभी चीफ आकर उसका फोन सीधा छीन लेती है। तभी वो सोल्जर भी विक्टर को लेकर यहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद चीफ गिलबर्ट को ऑफिस के उसी मीटिंग में लेकर जाती है। अब यहाँ ना चाहते हुए भी गिलबर्ट पेपर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अचानक से यहाँ पे सब कुछ हिलने लगता है। आसपास की सारी चीजों में चेंजेस होने लगते हैं। यहाँ समझ आता है एलिस ने अतीत में टाइम ट्रैवल करके वो अपने जन्म के टाइम पर ही चली गई है, जहाँ पे वो डॉक्टर से कहती है कि आपको बच्ची को नहीं बल्कि माँ को बचाना है, और डॉक्टर ऐसा ही करते हैं। वही प्रेजेंट में सब कुछ देख विक्टर बताता है एलिस इस टाइमलाइन से खुद को मिटा रही है, क्योंकि एलिस की माँ के जाने के कारण ही उसके पिता ऐसे हो गए थे। यहाँ पे धीरे धीरे बोर्ड रूम से लोग गायब होते हैं क्योंकि समय चेंज हो रहा है। वही हॉस्पिटल में एलिस की माँ को होश आता है और वो एलिस को देखकर पूछती है कि आप कौन हो, लेकिन एलिस कहती है आई एम नोबडी, और देखते देखते वो वहाँ से फेड होने लगती है। तो यह गिलबर्ट को रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ बचेगी, यानी कि वो अपनी बेटी एलिस को वापस कभी भी देख नहीं पाएगा। इसीलिए वो रोते हुए उसे पुकारने लगता है, लेकिन अगले पल में वो खुद को एक घर में पाता है, लेकिन प्रेजेंट चेंज होने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब यहाँ इस टाइमलाइन में उसका एक खुशहाल परिवार है।
उसकी वाइफ जिंदा है और 2 बेटियां हैं। धीरे धीरे उसकी पिछली लाइफ की मेमोरीज मिट जाती है और तभी वो कहता है कि मुझे एक जरूरी काम था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है क्या करना था। तो उसकी वाइफ बताती है कि वो काम तो आपने ऑलरेडी कर दिया है और उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाती है जहाँ पे गिलबर्ट ने इको फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया होता है, यानी कि इस टाइमलाइन में वो न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनाता। वही हम लुइस को देखते हैं जो हेडक्वार्टर में होती है, लेकिन लुइस के अलावा किसी को भी कुछ याद नहीं होता कि उसने क्या किया था। वही फ्यूचर में अचानक से विक्टर उठता है और उसे रियलाइज होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव क्लाउड अब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि प्लैनेट में ब्लास्ट हुआ ही नहीं और अब वो सेफ है। सभी पब में मजे करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हम एलिस को देखते हैं। दरअसल एलिस ने टाइम पैराडॉक्स क्रिएट किया होता है जिसके चलते उसने अपने जन्म को तो रोक दिया था लेकिन वो खुद को गायब नहीं कर सकती थी, क्योंकि वैसा करने पर उसने जो जो चेंजेस किए हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए वो प्रेजेंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फ्यूचर में करती है और कहानी यही खत्म होती है।